नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 13 फरवरी 2026 है और आज के प्रमुख करंट अफेयर्स न्यूज को देखते हुए चलेंगे और इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार और स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज का स्टैटिक पोर्शन में हम लोग कवर करेंगे बिमस्टेक के बारे में, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, जो सार्क के जगह ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है। तो बिमस्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना कैसे होती है, तो इसकी बात करें तो इसकी स्थापना एज ए बिस्टेक बिस्टेक के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। कब? तो 6 जून 1997 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की जाती है, 6 जून 1997 को। और इसके बाद आगे इसमें 1997 में ही म्यांमार जुड़ता है। क्या? म्यांमार इसमें ऐड हो जाता है, म्यांमार जुड़ जाता है, जिस कारण से यह हो जाता है बिमस्टेक बिमस्टेक हो जाता है बिमस्टेक हो जाता है। और उसके बाद ये कब जुड़ता है? तो 1997 में जुड़ता है, ठीक है। और ये बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। तो क्या? बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी फॉर्मेशन हो गई थी। और ये मुख्य रूप से बे ऑफ बंगाल के आसपास के क्षेत्र, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ऐसे प्रमुख देश है। 7 इसमें टोटल सदस्य की संख्या कितनी हो चुकी है। तो इसमें आगे बढ़ के देखें तो इसमें यह बिमस्टेक बन जाता है जब 2004 में इसमें नेपाल और भूटान भी इसमें जुड़ जाता है। नेपाल और भूटान भी इसमें जुड़ जाता है, तब ये बन जाता है क्या? बिमस्टेक बन जाता है। और इसमें बात करें तो पहला इसका सम्मेलन जो हुआ था 1997 में, कहा? तो ये थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड में। तो फर्स्ट समिट हुआ था इसका कब? तो थाईलैंड में ही हुआ था 1997 में। उसके बाद अभी आपने देखा कि इसमें 2025 में जो समिट हुआ, कहाँ पे? ये थाईलैंड के ही अंदर बैंकॉक में किया गया। लेकिन अगला जो सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है कौन? तो बांग्लादेश करने जा रहा है। यानी कि अब थाईलैंड से अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? तो ये अध्यक्षता सौंपी गई है बांग्लादेश को, यानी अब ढाका में किया जाएगा। तो बांग्लादेश अब अध्यक्षता करने जा रहा है। तो बांग्लादेश इसकी अध्यक्षता मिल चुकी है, तो बांग्लादेश अब इसकी अध्यक्षता करेगा। तो बिमस्टेक के बारे में इस तरह से याद रखना है। तो मुख्य रूप से बे ऑफ बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में इसका क्या करना है? तो उसमें आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से काम करना है कि उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसमें आसपास के क्षेत्रों में ट्रेड को बढ़ावा देना, किस तरह से वो पर्यावरण के ऊपर भी काम करना, किस तरह से और भी जैसे कि नेचुरल डिजास्टर आ गए उसमें भी सहयोग स्थापित करना। तो ये सब प्रमुख इसमें काम किए जाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं। और भारत इसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भी जो सागर योजना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, ये सब पहल है जो इससे जुड़े हुए हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, क्या साउथ ईस्ट एशिया है, जो मुख्य रूप से म्यांमार और थाईलैंड जैसे कंट्री जुड़े हुए हैं, ये भी है जो भारत को एक रोड देता है ताकि आप इसका विकास है जो उस क्षेत्र में भी कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है कि वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव 2026 की बात करेंगे। सरकार ने कौशल रथ को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। और STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल अभी हाल ही में, जिसका नाम है सत्या, लॉन्च किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में क्या रैंकिंग रहेगी, इसके बारे में जानेंगे। और इसरो ने चंद्रयान 4 लैंडर के लिए जगह की पहचान भी कर लिया। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहली बार उत्तराखंड इसमें पहुंच चुका है। और केरल अपनी पहली ब्लाइंड महिला जज को अभी हाल ही में नियुक्त किया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव 2026 13 फरवरी को रायपुर में किया जाएगा। तो जानते हैं कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को और भी क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि सरोजनी नायडू का जन्म होता है 13 फरवरी 1879 को। सरोजनी नायडू को जन्म होता है 13 फरवरी 1879 को। कहाँ पे जन्म होता है? तो ये हैदराबाद में जन्म होता है। हैदराबाद में जन्म होता है सरोजनी नायडू का, जो भारत की कोकिला कही जाती है। भारत को कोकिला कही जाती है सरोजनी नायडू, जिनका जन्म होता है। और इस कारण से ही क्या, तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पे 13 फरवरी 1879 को जन्म होता है। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 2011 में इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। 2011 में अडॉप्ट किया गया था। और वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव अभी हाल ही में 2026 13 फरवरी को कहा? रायपुर में, छत्तीसगढ़ के अंदर किया जाएगा। तो ऑल इंडिया रेडियो रायपुर 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव 2026 को होस्ट करने जा रहा है। और इसका थीम क्या रहा? तो रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूनेस्को के साथ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। किस तरह से रेडियो का जो प्रभाव है और
इसको बढ़ाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सहायता से इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई भी इसमें चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे शामिल होते हैं। तो वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव 2026 कौन सी तारीख को होने वाला है? तो इसमें 13 फरवरी को रेडियो क्या वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव दिवस मनाएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। आगे बात करें तो सरकार ने युवा एआई फॉर ऑल पहल के तहत एआई साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल रथ को हरी झंडी दिखाई है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री अश्विनी वैष्णव है, और इनके द्वारा, इसके मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा किया गया किस तरह से हम क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इस पहल को और भी साक्षरता से जोड़ें। और इसके देख सकते हैं कि क्या, तो युवा एआई फॉर ऑल, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, युवा को और भी इसके लिए स्किलिंग करना है, उसको और भी शिक्षित करना है, इसके उद्देश्य से यह पहल कौशल रथ को अभी हाल ही में झंडी दिखाई गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AIACCT ने देश भर में एआई लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए युवा एआई फॉर ऑल के तहत कौशल रथ को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। मोबाइल एआई लैब स्कूल, कॉलेज, ITI और पिछड़े इलाकों तक इसकी पहुंच है, जो सुनिश्चित करने का इसका प्रावधान है। और यह सर्टिफिकेशन के साथ साथ हैंड्स ऑन एआई और जनरेटिव एआई ट्रेनिंग भी देता है, यानी किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग युवा कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने बिजनेस के क्षेत्र में, अपने ट्रेड को आगे बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को आगे बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो इस सब पहल को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से पहल को शुरू किया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा भी कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी, उसके मुख्यमंत्री के द्वारा पढ़ाई विद एआई एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। तो एआई साक्षरता लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो मोबाइल पहल शुरू किया है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम कौशल रथ है, यानी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और ये बात करें कि भारत ने लीड सर्टिफाइड ग्रीन रियल एस्टेट में दुनिया भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। यानी कि इसमें क्या है, तो मुख्य रूप से कि किस तरह से ऐसे डिजाइन किया जाएगा जो इन्वायरमेंटल डिजाइन ऐसे होंगे जो सस्टेनेबल तरीके से इन्वायरमेंट को क्या, तो फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि इस तरह से भारत ने लीड सर्टिफाइड ग्रीन रियल एस्टेट में दुनिया भर में दूसरा स्थान इसमें हासिल किया है। और देख सकते हैं कि 2025 में लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग स्पेस में यूएस के बाहर भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर रहा। वहीं यूएस के बाहर पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे चाइना रहा। देख सकते हैं यूएस दुनिया भर में सबसे आगे रहा, लेकिन यूएस के बाहर चीन इसमें टॉप पोजीशन पे रहा। उसके बाद 16 मिलियन जीएसएम के साथ भारत इसमें है, जो क्या, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे रहा। ग्रोथ मुख्य रूप से लीड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेशन की वजह से हुई। इसमें देख सकते हैं कि क्या ग्रीन बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है जो मुख्य रूप से इसमें जारी करता है किस तरह से कौन से ऐसे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं जो क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से सही है। यानी कि रैंकिंग यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यूएस GBC और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक GBCI के द्वारा इसको रैंकिंग को जारी की गई। और इसमें भारत है जो क्या, यूएस के बाहर दूसरा स्थान, और यूएस के बाहर पहला स्थान चीन, और सबसे टॉप पोजीशन पे अमेरिका रहा है। तो 2025 में लीड सर्टिफाइड ग्रॉस स्क्वायर मीटर यानी GSM में यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर कौन सा देश इसमें लिस्ट यानी टॉप पे रहा? ऐसे बिल्डिंग का निर्माण करना, ऐसे भवन का निर्माण करना जो क्या हो, सस्टेनेबल हो, यानी कि वैसे डिजाइन डेवलप करना जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डिजाइन हो। तो इसमें पहला स्थान किसका रहा? तो यूएस के बाहर तो इसमें चीन का रहा, और यही दूसरा स्थान किसका रहा? भारत का रहा। आगे बात करें, केंद्रीय मंत्री हैं जितिन प्रसाद, इन्होंने STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है सत्या। सत्या को उद्घाटन किया इंडियन मिनिस्ट्री जितिन प्रसाद इनॉग्रेटेड STQC लैब एंड ऑटोमेशन पोर्टल जिसका नाम है सत्या। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स जितिन प्रसाद ने STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का उद्घाटन किया। और ये STQC इलेक्ट्रॉनिक्स और IT प्रोडक्ट की क्वालिटी, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को पक्का इस तरह से क्या एक मतलब क्या इसमें रिलायबिलिटी को पहचान देता है। यानी किस तरह से STQC क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रहेंगे, यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT प्रोडक्ट रहेंगे, उसकी क्वालिटी, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को यह जो पक्का करता है कौन? STQC, ऐसे जब उस पर सिम्बलाइज किया जाता है। तो जितिन प्रसाद द्वारा शुरू किया गया स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन यानी STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो सत्या रखा गया है। यानी क्या, तो इसमें कोई भी IT प्रोडक्ट का किस तरह से उसका कह सकते हैं उसके जो रियलिटी है, उसके जेन्युइनिटी है, उसको है जो पहचान दिलाने में STQC लैब है जो काम किया करेगा। इसका सत्या पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत ने अपनी स्थिति में 4 स्लॉट का सुधार किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें सबसे आगे रहा। तो इंडिया सिक्योर्स फर्स्ट रैंक इन 4 पैरामीटर्स। इसमें किसमें? तो यहाँ पे नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ने भारत ने अपनी स्थिति में 4 स्लॉट का सुधार किया और इसमें AI में सबसे आगे रहा है। तो भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात करें 2025 में 4 पोजीशन बेहतर होकर 45वें स्थान पे इसमें रहा। कितना? 45th पोजीशन है जिसमें हासिल किया। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत के स्थान क्या रहा? 45 रहा। और इसका स्कोर 53.63 रहा। 2024 से बढ़कर ये 53 था और ये बढ़कर 54.43
यानी 2025 में ये हो चुका है कितना 54.43। और भारत ने टेलीकॉम, इन्वेस्टमेंट, एआई, पब्लिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स कानून में ये पहला स्थान है जो भारत ने इसमें हासिल किया है। रिपोर्ट में टेक्नोलॉजी, लोग, गवर्नेंस और इम्पैक्ट पिलर्स के आधार पर 127 अर्थव्यवस्था का आकलन किया गया। उसमें भारत के स्थान क्या रही, तो 45वां स्थान रहा। किसका, तो भारत का रहा। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो 45th पोजीशन है जो भारत ने इसमें हासिल किया है। आगे बात करें, गुजरात ने हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेसएक्स के साथ अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया है। तो गुजरात पार्टनर्स विद स्पेसएक्स टू बूस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी वाया हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट, यानी कि क्या, तो अभी आपने देखा कि क्या किसके साथ, तो स्टारलिंक के साथ अभी हाल ही में समझौता किया ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी को और भी बेहतर किया जा सके। इसके लिए भी, जैसे इसके पहले महाराष्ट्र था जो पहला राज्य था भारत में जिसने स्टारलिंक के साथ ऐसा समझौता किया था, उसके बाद अभी हाल ही में गुजरात ने भी ऐसा समझौता अभी किया है ताकि उसके दूर दराज इलाके में कनेक्टिविटी को और बेहतर रूप मिल सके। तो गुजरात ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्टारलिंक यानी स्पेसएक्स के साथ एक कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया है और इस इनिशिएटिव से दूर दराज और बॉर्डर एरिया में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट है जो पहुंच प्रदान की जाएगी। गुजरात ने डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सी कंपनी के साथ कोऑपरेशन पैक्ट को अभी हाल ही में साइन अप किया है, तो किसके साथ, तो स्टारलिंक यानी स्पेसएक्स सब्सिडियरी के साथ। जो स्पेसएक्स का एक सब्सिडियरी है स्टारलिंक, इसके साथ अभी हाल ही में समझौता किया। पहला ऐसा कौन सा राज्य था, तो महाराष्ट्र इसमें पहला स्थान था जिसने ऐसा पहल को स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। इसके पहले भी जियो और एयरटेल ने भी स्टारलिंक से साथ समझौता कर चुका है। इसरो ने चंद्रयान 4 लैंडर के लिए अभी हाल ही में जगह को पहचान की है, नहीं कहाँ पे चंद्रयान 4 है जो क्या लैंड करेगा, उसके लिए इस तरह से जगह की पहचान की जा चुकी है। तो आपने देखा कि चंद्रयान 1, 2, 3 इसको लॉन्च किया जा चुका है। चंद्रयान 1 की बात करें 2008 में, चंद्रयान 2 जो चंद्रयान 1 सफल रहा, चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 है जो सफल रहा और इसको 2019 में है जो लॉन्च किया गया था। उसके बाद 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था क्या, तो जो साउथ पोल के जो दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफलतापूर्वक भारत ने पहुंचाया था चंद्रयान 3 को। उस कारण से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी 23 अगस्त को मनाया जाता है। और चंद्रयान 4 की तैयारी हो रही है और उसके लिए इस तरह से लैंडर के लिए जगह की पहचान भी चंद्रमा के अंदर की गई है, चंद्रमा के ऊपर। तो केंद्र सरकार ने मंजूर चंद्रयान 4 2028 के लिए टारगेटेड एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन को अभी हाल ही में शामिल किया है। इसरो ने लैंडिंग साइट के तौर पर मांस माउंटेन यानी साउथ पोलर रीजन में MM4 को चुना, यानी कि साउथ पोलर रीजन में ही जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा की जाएगा और वहां पे MM4 जो जगह है उसी को चुना है कि वहीं पे जाकर ये लैंड करेगा। तो मिशन मॉड्यूल में PM, DM, AM, TM और RM ऐसे शामिल किए गए हैं और DM प्लस AM क्या है, तो स्टैक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी कि वहां पे जाकर लैंडिंग करेगा। तो मांस माउंटेन इलाके में कौन सी खास जगह को, यानी MM का मतलब क्या, मांस माउंटेन इलाके में कौन सी खास जगह को चंद्रयान 4 के लिए संभावित लैंडिंग साइट के तौर पे चुना गया है, तो इसका नाम क्या है, तो MM4 को एक जगह को चुना गया है। तो मांस माउंटेन 4 को चुना गया है। आगे है कि डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंडिया पोस्ट नेटवर्क के जरिए म्यूचुअल फंड एक्सेस बढ़ाने के लिए समझौता भी हाल ही में किया है। तो ये देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड साइन MOU टू एक्सपेंड म्यूचुअल फंड एक्सेस थ्रू इंडिया पोस्ट नेटवर्क, यानी इंडिया पोस्ट नेटवर्क के द्वारा भी आप जो कि म्यूचुअल फंड में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है उसमें भी एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया पोस्ट और अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी हाल ही में समझौता किया है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एक और भी पहल आया कि 24 आवर के अंदर और 48 आवर के अंदर आपका स्पीड पोस्ट का डिलीवरी भी सुनिश्चित किया जा सके, इस तरह से अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो पोस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया पोस्ट के 1.64 लाख पोस्ट ऑफिस के जरिए, जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में पोस्ट ऑफिस की संख्या है, लगभग 1,64,000 पोस्ट ऑफिस है। इसके जरिए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है और उससे लास्ट माइल फाइनेंशियल एक्सेस बेहतर होगा, खासकर ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में। इस तरह से क्या फाइनेंशियल एक्सेस को और भी बेहतर किया जा सकेगा। पोस्टल स्टाफ को सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर जो ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी ताकि उस तरह से एक्सेस उसको मिल सके। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो उत्तराखंड है जो पहली बार इस तरह से क्या रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची है और इसने किसको हराया, तो झारखंड को हराकर 1 इनिंग और 6 रन से हराकर पहुंचा है सेमीफाइनल में। और इस तरह से झारखंड ने 235 रन बनाए थे, उत्तराखंड ने 371 रन बनाए और 1 इनिंग और 6 रन से इसको हरा दिया है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम पहली बार कौन से टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है, तो इसका नाम है क्या, तो रणजी ट्रॉफी में पहुंची, जो क्रिकेट से संबंधित है। दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब सारे जो ट्रॉफी है ये सारे क्रिकेट से संबंधित है। और आपको पता है कि अभी हाल ही में मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किया गया जिसमें आपने देखा कि ईशान किशन ने काफी जबरदस्त पारी खेली थी और उसने
हरियाणा को हराकर झारखंड जो पहली बार इससे क्या मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता था। और उसके कप्तान कौन थे? तो ईशान किशन थे। उसी कारण ईशान किशन को नेशनल टीम में जगह भी मिली और T20 वर्ल्ड कप में वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। केरल में पहली बार एक नेत्रहीन महिला जज बनने जा रही है। तो केरल के अंदर यानी इन फर्स्ट ए विजुअली चैलेंज्ड वीमेन ऑल सेट टू बिकम ए जज इन केरला। तो केरला में इस तरह से एक जज बनने जा रही महिला जो ब्लाइंड है। तो केरल अपनी पहली ब्लाइंड महिला जज के तौर पे थानिया नाथन सी को अपॉइंट करने जा रहा है। उन्होंने बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन 2025 की मेरिट लिस्ट में टॉप किया और इस कारण से उनकी जगह सुनिश्चित हुई। थानिया ने एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करते हुए सेल्फ स्टडी से है जो एग्जाम को पास किया और इससे पहली महिला जज के रूप में कौन बनने वाली है केरल की? तो थानिया नाथन सी बनने जा रही है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है क्या? तो इसमें विंटर ओलंपिक गेम्स का कौन सा एडिशन हाल ही में इटली में शुरू हुआ है? कल का क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे कि कल जो पूछा गया था कि दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया? तो उनका नाम है क्या? अशोक कुमार उनका नाम है, जो IAS ऑफिसर हैं। तो 23वां विंटर ओलंपिक्स, 24वां विंटर ओलंपिक्स, 25वां विंटर ओलंपिक्स और 26वां विंटर ओलंपिक्स इसका आयोजन तो याद रखना है कि एक समर ओलंपिक्स होता है, एक विंटर ओलंपिक्स होता है। तो विंटर ओलंपिक गेम्स का कौन सा एडिशन अभी हाल ही में इटली में शुरू हुआ है? तो इनका नंबर कौन सा है? तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और बाकी कैसा लग रहा है वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसका PDF आपको एडिटोरिया दरोगा टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। यहाँ स्कैन करके आप प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ इसको जुड़कर इससे जो क्या क्लास जुड़कर PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेट नोट्स है जो ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।